नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण के बारे में। इस क्लास को देखने से पहले मैंने प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से इससे जस्ट पहले वीडियो डाल रखा है। पहले अपकेंद्रण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन आप वहां से अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एकदम से क्लियरिटी के साथ आपको पता लग जाएगा। वैसे द एचजी कॉन्सेप्ट का यही मोटो है, सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड सिंपलेस्ट वे में आपको सक्सेस तक ले जाना है। तो आइए देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन की शुरुआत करने से पहले ही मैंने क्वेश्चन लिखा है, अपकेंद्रीकरण के संदर्भ में 500 जी से क्या तात्पर्य है। इन रेफरेंस टू सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट इज मीन बाय 500 जी। यहां पर ये ग्राम नहीं है, ये जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में है। और आपको पता ही है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट में 10 भी मान लेते हैं। तो 500 जी में क्या मतलब है, तो इसका सही जवाब है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स से 500 गुना ज्यादा है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। सेंट्रीफ्यूगेशन में 500 जी, 1500 जी, 10 लाख जी, 1 लाख जी, जी के आगे जो भी संख्या है मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने गुना ज्यादा है। तो यहां पर 500 जी है मतलब कितने गुना ज्यादा है, 500 गुना ज्यादा है। क्लियर है? तो एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। मैंने प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बताया है एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी पढ़ के जब आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। इसलिए ध्यान से इन सब वीडियो को देखो और बार बार रिवाइज करो। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा रिवाइज करो, आएगा समझ में। और जब आपको समझ में आएगा तो आपको मजा भी आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। और ये जो एक एक घंटे के वीडियो आपको लग रहे हैं 5 मिनट का कंटेंट है जिसको याद रखना है। अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया में पृथक्करण किस पर आधारित होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप किस भी पार्टिकल को अलग करना चाहते हैं तो किस आधार पर अलग करेंगे, उसके साइज या आकार के आधार पर, आकृति या शेप के आधार पर, घनत्व या डेंसिटी के आधार पर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण में हम तीनों ही आधार पर पार्टिकल या कण को सेपरेट करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर है। क्लियर है? देखिए, अपकेंद्रण बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब आपको एक चीज याद करनी है, ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये जो ओमेगा है इसका मान है v अपॉन r। एम वी स्क्वायर अपॉन आर को एम ओमेगा आर भी लिख सकते हैं। और देखो ओमेगा का मान v अपॉन आर है तो स्क्वायर का दोनों को स्क्वायर कर दें, आर से आर कट जाएगा और मान एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चलिए ये तो फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, आप इसको रट्टा नहीं मारें, समझें। ऑप्शन में एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी हो सकता है।
दोनों ही फॉर्मूले अपकेंद्रण बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हैं, देख लीजिए। आइए अब है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आरसीएफ। रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना अधिक है, ये कंपैरिजन ही रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। अभी पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित था। आरसीएफ इक्वल्स टू 500 इंटू जी, मतलब रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 500 गुना अधिक है। क्लियर है? टर्म को देखकर परेशानी होना। आरसीएफ रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना ज्यादा है, वही आरसीएफ है। रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड जनरेट बाय रोटर, देखिए तो ये रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रोटर के द्वारा जनरेट होता है, और ये आरसीएफ आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होगा। देखिए इस फॉर्मूले से आपको क्या समझना है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पर निर्भर करेगा, आर पर, रेडियस इन सेंटीमीटर, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पर, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आरपीएम अपॉन में 60 रेडियन पर सेकेंड। आरसीएफ ओमेगा पर निर्भर करेगा और ओमेगा आरपीएम पर निर्भर करेगा, इसलिए यहां से एक तो ये याद रखना है कि आरसीएफ का क्या मतलब है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है बात? देखिए अब आपसे यह पूछा जाए कि आरसीएफ किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, तो देखिए आरसीएफ रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, फील्ड भी बोल सकते हैं और फोर्स भी बोल सकते हैं, निर्भर करता है स्पीड पर, राउंड पर मिनट पर, रेडियस ऑफ रोटेशन पर। तो देखिए स्पीड का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी पर, रेडियस पर, और एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करती है आरपीएम पर, इसलिए आरसीएफ तीनों पर ही निर्भर करेगा। आरसीएफ आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ओमेगा फिर से लिखा है 2 पाई इंटू आरपीएम अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। आरसीएफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने गुना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया गया है, यह आरसीएफ किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको क्लियरिटी के साथ देखिए, आराम से देखिए। चलिए तो आरसीएफ रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्लियर है, इसका फॉर्मूला और ओमेगा का फॉर्मूला, और ये स्पीड ओमेगा, राउंड पर मिनट और रेडियस ऑफ रोटेशन पर निर्भर करेगा। क्लियर है? देखिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये टेस्ट ट्यूब ऐसे रखी हुई है, टेस्ट ट्यूब का जो ऊपरी सिरा है वहां की रेडियस मिनिमम होती है, तो यहां के लिए आरसीएफ कम होगा क्योंकि रेडियस कम आरसीएफ कम, और इस टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ जो भाग है उसकी रेडियस ज्यादा है तो आरसीएफ भी ज्यादा होगा, और अगर आरसीएफ ज्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, इसलिए बॉटम की तरफ जो है वहां सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा क्योंकि यहां आरसीएफ ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर की तरफ जो पार्टिकल है वहां पर आरसीएफ कम और नीचे की तरफ ज्यादा, कारण ये जो रेडियस है वो यहां पर कम है, और आरसीएफ जो है वो रेडियस के सीधे समानुपाती है, रेडियस कम
आरसीएफ का। यहां से रेडियस ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा, आरसीएफ ज्यादा। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर आरसीएफ की फुल फॉर्म आ जाए तो क्या लिखें? रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। फोर्स और फील्ड एक साथ नहीं आएगा, क्लियर है? और दोनों आ जाए तो फिर आपको फील्ड के बारे में सोचना है और फील्ड टिक करना है, और फील्ड नहीं आए तो फोर्स करना है। आरसीएफ, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। अब है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के जो टाइप है उनमें पहला है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके बारे में क्लियरिटी से समझिए। इसमें पार्टिकल को उनकी सेडिमेंटेशन रेट, अवसादन दर के आधार पर सेपरेट किया जाता है। डिफरेंशियल में अवसादन दर के आधार पर इस प्रोसेस द्वारा सब सेलुलर कंपोनेंट्स के साइज और डेंसिटी के आधार पर अलग किया जाता है। जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेली है, उनको उनकी साइज और डेंसिटी के आधार पर अलग करेंगे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। सबसे पहले सेल को तोड़ेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालेंगे। स्टार्टिंग में लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखेंगे और फिर सेकंड जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा देंगे, साथ में समय भी बढ़ा देंगे। देखिए, शुरू में लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस दौरान जो लार्जेस्ट हैवी सब सेलुलर कंपोनेंट है उनका सेडिमेंटेशन हो जाएगा और उसमें है न्यूक्लियस। यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के समय सबसे पहले किसका सेडिमेंटेशन होगा? न्यूक्लियस का, क्योंकि ये सबसे हैवी है। सबसे पहले ये इसका सेडिमेंटेशन या क्या हो जाएगा, नीचे बॉटम में आके जम जाएगा। इसके बाद जो सुपरनेटेंट है उसको केयरफुली, सुपरनेटेंट मतलब जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर की तरफ रहेगा, उसको केयरफुली अलग कर लेंगे और दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टाइम को इंक्रीज कर देंगे। अब की बार जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो पहली बार लगाया था उससे ज्यादा लगाएंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन का टाइम भी ज्यादा रखेंगे। देख लीजिए, चलिए। Cell organelle can be separate by method of autoradiography, microtomy, differential centrifugation और एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो अभी हमने देखा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। देखिए, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनेली विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। तो लोअर स्पीड में सेडिमेंटेशन सबसे पहले किसका होगा? न्यूक्लियाई का, केंद्रक का। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में जो पहला सेंट्रीफ्यूगेशन है वो इसी का होगा। चलिए, यह है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा सब सेलुलर कंपोनेंट्स या कोशिकांगों को अलग करना। देखिए, होमोजिनेट बना देंगे सेल को तोड़कर सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में। स्टार्टिंग में आरसीएफ 500G है, 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे और इसमें न्यूक्लियाई और अनब्रोकन जो सेल है वो नीचे जम जाएगी। फिर ऊपर जो है सुपरनेटेंट उसको अलग कर लेंगे। अब की बार आरसीएफ 1500G कर देंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम सेडिमेंट हो जाएंगे। फिर जो बचा सुपरनेटेंट है उसमें फिर से आरसीएफ बढ़ा देंगे, समय भी बढ़ा देंगे 60 मिनट, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000G आरसीएफ कर देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर सेडिमेंट हो जाएगी और फिर लास्ट में जो बचेगा वो है कोशिका द्रव्य। यह है
डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सब सेलुलर कंपोनेंट को अगर अलग करना है तो बार बार सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। पहली बार सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे न्यूक्लियाई जम जाएगा, दूसरी बार करोगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, तीसरी बार करोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर सेडिमेंट हो जाएगी। तो 2, 3 या एक से ज्यादा बार सेंट्रीफ्यूगेशन करके सब सेलुलर कंपोनेंट को अलग करना है तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करेंगे। क्लियर है? आइए, अब है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन नाम से ही पता लग रहा है, डेंसिटी का एक ग्रेडियंट है और उसके द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन दो टाइप का है, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें जो ग्रेडियंट होता है वो सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है, और रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में जो आधार है अलग करने का वो साइज और डेंसिटी है। आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में जो ग्रेडियंट है वो सुक्रोज के अलावा सीजियम क्लोराइड भी लिया जा सकता है, और मैं तो कहूंगा कि आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में मोस्टली सीजियम क्लोराइड ही इस्तेमाल किया जाता है। सुक्रोज का किसके समय किया जाएगा? रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन के समय। तो आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट का इस्तेमाल होगा। आधार जो है वो डेंसिटी के आधार पर पार्टिकल अलग होंगे, और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट का यूज हो रहा है, इसलिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। और एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखें, अगर आपको डीएनए के पार्टिकल को सेपरेट करना है तो डीएनए के सेपरेशन के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट या आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेशन किस आधार पर होगा? साइज और डेंसिटी दोनों ही आधार पर होगा, और इसमें सुक्रोज ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया जाएगा। देख लीजिए, जिस क्लियरिटी के साथ मैं आपको चीजें बता रहा हूं उसी क्लियरिटी के साथ आपको याद रखना है। बेवजह इधर उधर की बातें सोचने का कोई मतलब नहीं है। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें जो सेपरेशन है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता है, अवसादन नियतांक के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन देखिए, किस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज राइबोसोमल सब यूनिट को सेपरेट करने में किया जाता है? राइबोसोम की जो सब यूनिट है 60S 40S, वो सेपरेशन, वो जो एस है स्वेदबर्ग कांस्टेंट, वो है ही सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। राइबोसोम की सब यूनिट को सेपरेट करने में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का, जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाएगा। दो टाइप है, उसमें रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करेंगे राइबोसोम की सब यूनिट को सेपरेट करने में। किस सेंट्रीफ्यूगेशन को वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं? ये जो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन है इसका नाम वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन भी है, ये भी याद रखिए। इस क्लास के बाद आपको सेंट्रीफ्यूगेशन कहीं से कुछ भी नहीं देखना है, ना क्वेश्चन देखने हैं ना थ्योरी देखनी। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा रिवीजन करो। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर एग्जाम का क्वेश्चन क्लियरिटी के साथ सॉल्व करना है तो यही एकमात्र ऑप्शन है। देखिए,
आपको पहले क्या आता है क्या नहीं आता है उससे मतलब नहीं है। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन किस आधार पर? साइज और डेंसिटी के आधार पर। एक और आधार क्या था? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ग्रेडियंट कौन सा था? सुक्रोज ग्रेडियंट। अब सुक्रोज का जो ग्रेडियंट है वो 5 से 20% तक लिया जाता है। इस रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में अदर जो ग्रेडियंट है उसमें ग्लिसरॉल और फाइकोल का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली सुक्रोज ग्रेडियंट का ही यूज होगा। ये ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, ऊपर की तरफ 5% सुक्रोज, नीचे की तरफ 20% सुक्रोज। तो ये डेंसिटी का एक ग्रेडियंट हो गया। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जिनका सेडिमेंटिंग कंपोनेंट या स्लोली सेडिमेंटिंग कंपोनेंट, ऐसे घटक जो जिनके जो अवसादन की दर, सेडिमेंटेशन रेट कम है वो ऊपर रह जाएंगे, और जो फास्ट सेडिमेंटिंग कंपोनेंट है जिनकी सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा है वो नीचे आ जाएंगे। तो ये है रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन। सुक्रोज ग्रेडियंट, ग्लिसरॉल और फाइकोल का भी यूज। राइबोसोम की सब यूनिट का सेपरेशन करना है तो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एक टाइप है। क्लियर है? आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज सेम है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट हो, इन्हें आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग करते हैं। इसमें सामान्यतः सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट का यूज करते हैं, इसलिए इसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। और इसमें सेपरेशन का आधार जो है वो है बायोन्ट डेंसिटी। बायोन्ट डेंसिटी, बायोन्ट डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का वह मान जिस पर जो पार्टिकल है वो ग्रेडियंट में ना तो डूबे ना तैरे, बस स्थिर रूप से सस्पेंडेड या निलंबित रहे। फिर से कह रहा हूं, बायोन्ट डेंसिटी, डेंसिटी का वह मान जिस पर पार्टिकल ग्रेडियंट में ना तो तैरे ना डूबे, केवल स्थिर रहे, इसे ही क्या कहा जाएगा? बायोन्ट डेंसिटी। और इस पॉइंट को संतुलन बिंदु कहा जाएगा। देखिए, ध्यान से देखना, बायोन्ट डेंसिटी, डेंसिटी का वह मान जिस पर कण ग्रेडियंट में स्थिर रूप से निलंबित रहे, सस्पेंडेड रहे। एक कण आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान कब संतुलन में पहुंचता है? जब कण का घनत्व ग्रेडियंट मीडियम के घनत्व के बराबर हो जाएगा, तब वो पार्टिकल बैलेंस कंडीशन में संतुलन बिंदु में पहुंच जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन से क्वेश्चन पूछा गया तो एक तो बायोन डेंसिटी क्या है और संतुलन कब होगा? जब उस कण का घनत्व ग्रेडियंट जो है उसके घनत्व के बराबर हो जाएगा, और उस समय वो स्थिर रूप से निलंबित रहेगा, ना डूबेगा ना तैरेगा, कहीं बीच में मिलेगा आपको। देखिए, एक कंडीशन तो यह है, अगर कण का घनत्व कम है ग्रेडियंट के घनत्व से तो ट्यूब के ऊपर की ओर गति करेगा। अगर कण का घनत्व ग्रेडियंट के घनत्व से ज्यादा है तो ट्यूब के नीचे की तरफ मिलेगा। लेकिन अगर कण का घनत्व ग्रेडियंट के घनत्व के बराबर है, संतुलन बिंदु पर है, तो कहीं बीच में मिलेगा, ना डूबेगा ना तैरेगा, स्थिर रूप से सस्पेंडेड या निलंबित रहेगा। देख लीजिए, ये जो मैं बात समझा रहा हूं आपको, बायोन्ट डेंसिटी, उसको ध्यान से समझना है। क्लियर है? बायोन्ट डेंसिटी की परिभाषा, संतुलन बिंदु और
डेंसिटी कब ज्यादा हो तो पार्टिकल कहां मिलेगा। ये ट्यूब है, ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्रेडियंट की डेंसिटी ज्यादा होती जाती है, और ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का मोस्टली यूज डीएनए सेपरेशन में किया जाता है, और डीएनए के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट 1.6 टू 1.8 ग्राम पर एमएल या 1.6 टू 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिमिलर टू डेंसिटी ऑफ डीएनए। ये डीएनए की डेंसिटी के आसपास ही है ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की डेंसिटी या घनत्व। देखिए, अब है बायोंट डेंसिटी और इधर है न्यूक्लिक एसिड। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बार बार ग्रेडियंट और ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा हो, दोबारा वीडियो देखना है, आसान है, टफ नहीं है, क्लियर है। देखिए, बायोंट डेंसिटी न्यूक्लिक एसिड, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सीधा सरल रेखीय डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसकी बायोन डेंसिटी है 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह ग्राम पर एमएल भी हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बायोन डेंसिटी बहुत कम है, 0.015 से 0.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और इसकी है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा। अब ये बायोंट डेंसिटी अगर आपको याद है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन या सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के दौरान 3 पार्टिकल है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इन तीनों को एक साथ सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये ट्यूब में इनकी लोकेशन, इनकी स्थिति क्या रहेगी। सबसे ऊपर रहेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि इसका बायोंट डेंसिटी सबसे कम है। फिर उसके बाद रहेगा लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और सबसे नीचे रहेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि इसका बायोंट डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 1.8 से भी ज्यादा है। देख लीजिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, निक्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। निक्ड का मतलब बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा हुआ है, एक जगह से खुला हुआ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और सुपर कोइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यह भी आपको याद रखना है, सबसे कम बायोंट डेंसिटी है लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, उससे ज्यादा है निक्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, और सबसे ज्यादा है सुपर कोइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्यूब में सबसे ऊपर कौन सा, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर सर्कुलर है और बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा हुआ है, निक्ड है, तो निक्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और सुपर कोइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो उसका सबसे नीचे आएगा बैंड, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में। जो डीएनए फ्रेगमेंट है, दोनों की सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट करवाई, बी जो है इसका बैंड नीचे आया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डीएनए के फ्रेगमेंट है जिसमें एटी ज्यादा है, ए और टी नाइट्रोजन बेस, उसकी डेंसिटी लो होगी कंपैरेटिवली जिसमें जी और सी ज्यादा है। तो जी और सी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी हाई होगी, और एटी ज्यादा है तो लो होगी।
और मॉलिक्यूलर वेट भी बात करें, अनुभार भी, तो जी और सी का ज्यादा होता है ए और टी से। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है? ये देखिए रो, इसे कह रहे हैं बायोन्ट डेंसिटी। डीएनए डेंसिटी रो या बायोन्ट डेंसिटी 1.660 प्लस 0.098 जी प्लस सी जी पर सेंटीमीटर क्यूब। रो है बायोन्ट डेंसिटी ऑफ डीएनए और बायोन्ट डेंसिटी जीसी रिच रीजन अगर है या जी और सी नाइट्रोजन बेस जितने ज्यादा होगा बायोन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये ग्राफ भी यही बता रहा है, जीसी का प्रतिशत और बायोन डेंसिटी के बीच का ग्राफ, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा बायोन डेंसिटी बढ़ेगी। ऑप्टिकल अब्जॉर्बेंस, जो अवशोषण है, प्रकाशिक अवशोषण करने की क्षमता है, वो भी देखिए जो जीसी रिच रीजन है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल अब्जॉर्बेंस भी ज्यादा होगी 80 रिच रीजन से। ये भी आपको याद रखना है, ग्राफ से देख लीजिए। ऑप्टिकल अब्जॉर्बेंस और बायोन्ट डेंसिटी में क्या रिलेशन है? जिसकी बायोन्ट डेंसिटी ज्यादा उसकी ऑप्टिकल अब्जॉर्बेंस भी ज्यादा, जिसमें जीसी रिच रीजन ज्यादा उसकी बायोन्ट डेंसिटी ऐसे बढ़ेगी। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। चलिए, एक ईटीबीआर आपने सुना था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए को देखने के लिए एक फ्लोरोसेंट डाई थी। कुछ क्वेश्चन और देखिए, ये प्लेनर कंपाउंड है, डबल हेलिक डीएनए को अनवाइंड करता है। ईटीबीआर को इंटरकैलेटिंग एजेंट भी कहते हैं क्योंकि अनवाइंड करेगा इसको, डीएनए को। ये फ्री एंड पर आसानी से बाइंड भी हो जाता है और डीएनए की अनवाइंडिंग कर बायोन्ट डेंसिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्लियर है? क्योंकि सुपर कोइल्ड जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसकी बायोन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये देखिए, अब अगर इसको अनवाइंड कर देंगे, लीनियर बना देगा, तो बायोन्ट डेंसिटी कम, मतलब ईटीबीआर जो है वो बायोन्ट डेंसिटी कम करता है। कैसे? डीएनए की अनवाइंडिंग करके। द एचजी कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक को लेकर सब सेलुलर कंपोनेंट को सेपरेट करना है। कई बार आपके दिमाग में यह रहता है कि सर इसमें आएगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सब सेलुलर कंपोनेंट एक से अधिक बार सेंट्रीफ्यूगेशन करके फिर आपको सब सेलुलर कंपोनेंट अलग करने हैं, तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। और एक ही बार में सभी सेल ऑर्गेनेली को सेपरेट कर देना है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट से आसानी से सेपरेट हो जाएगा। और डेंसिटी ग्रेडियंट में भी सब सेलुलर कंपोनेंट के लिए आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल होता है। और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में ग्रेडियंट कौन सा यूज में आता है? सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट या आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन सब सेलुलर कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए एक ही बार में सेंट्रीफ्यूज करके सारे जो है कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेली है उनको अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बार बार सेंट्रीफ्यूज करना है तो डिफरेंशियल। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का एक टाइप है रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, जो राइबोसोम की सब यूनिट्स को सेपरेट करने का काम करता है। ये की पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगेशन का। एक बार आप इस क्लास को देखिए, दोबारा रीडिंग मारिए, आपको खुद ब खुद लगेगा सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन और ऑप्शन देखकर आपको खुशी होगी। मैंने बहुत बार बताया आपको, हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड है,
और ये एड्रिनल ग्लैंड अगर आप एक बार डर गए और इसने अपने सीक्रेशन शुरू कर दिए तो एग्जाम हॉल के बाहर ही चीजें याद आएंगी। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि एग्जाम में आपको प्रेशर नहीं लेना है, कूल रहना है, काम रहना है, ये ऐसे नहीं आता। आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त हो तो ही कूल और कामनेस आएगी। आपने पहला क्वेश्चन देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन से आया, क्लियरिटी के साथ आपको क्वेश्चन और ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन सही है, राइबोसोम की सब यूनिट को सेपरेट करने के लिए किस सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करेंगे, रेट जोनल या रेट नहीं लिखा हुआ है, जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन का, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप कूल और काम रहकर बाकी पेपर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए टारगेट यही है कि एक एक क्वेश्चन और ऑप्शन आपको क्लियरिटी से समझ में आए तो ही मजा है। द सब सेलुलर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेट बाय, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल क्वेश्चन देखकर ही सीधे नहीं सोचना है। सब सेलुलर कंपोनेंट कैन बी सेपरेट बाय, आपको लगे डिफरेंशियल होगा इसका आंसर, देखिए फोर्थ ऑप्शन में डिफरेंशियल और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों दे रखा है। डेंसिटी ग्रेडियंट में भी आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, देखिए अभी बताता हूं। Which of the following can be separated by isopycnic centrifugation? Soluble protein नहीं, soluble enzyme दोनों नहीं, सब सेलुलर ऑर्गेनली। बस फर्क इतना है कि डिफरेंशियल में पहले आपको आरसीएफ कम रखना है, कम समय के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है, न्यूक्लियस हो जाएगा, फिर कोशिकांग हो जाएगा और लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर हो जाएगी। लेकिन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में एक बार सेंट्रीफ्यूज करने से ही कोशिका के जो सेल ऑर्गेनेली है उनके अलग अलग बैंड आ जाएंगे। क्लियर है बात? तो देखिए आराम से, ये था सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण। यहां से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको यह क्लास देखने के बाद आइडिया हो गया होगा। इस क्लास को बार बार रिवाइज करें, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। थैंक यू, धन्यवाद।